Hello everyone, a very good afternoon to all of you and welcome to Vision JRF। जोग्राफिकल थॉट की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। हम हाँ जी, सबको आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार फटाफट से बता दीजिए। यस, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जो है जर्मन स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो जो कार्ल रिटर हैं उनके बारे में पढ़ा था, और जर्मन स्कूल को जो है लगभग हमने खत्म कर दिया था, है ना? एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए सब लोग, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप बताओ फटाफट से। कार्ल रीटर, ठीक है। क्या क्या याद है कार्ल रीटर के बारे में? तो रोज रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही कि भाई वॉइस क्लियर? तो सबको क्लियर आ रही है? आपको नहीं आ रही तो आप सेशन रिज्वाइन करो वापस। मानव प्रकृति के रिलेशन के बारे में, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, विविधता में एकता। और इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने? बुक्स कौन सी थी रिटर की? मेन बुक्स कौन सी थी जो मैंने बताई थी? देखो, आपको ये यूनिट कैसे पढ़नी फिर से बता देती हूँ। जब भी स्कॉलर का नाम आए, ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे उसके बाद में आपको क्लास खत्म होने के बाद में शाम को या नेक्स्ट डे क्लास शुरू होती है उससे पहले जो आपने पढ़ा है उस स्कॉलर का, भूगोलवेत्ता का आपको नाम लिखना है। उनसे जुड़ी हुई जो भी कीवर्ड्स, जो भी पॉइंट्स आपको याद है वो लिखने हैं। माइंड मैपिंग करनी है आपको। बेसिकली माइंड मैपिंग क्या होती है? बीच में स्कॉलर का नाम लिखेंगे और फिर जो जो चीजें आपको उनके बारे में याद आ रही है एरो बना करके वो सब लिखेंगे। जैसे ईश्वरवादी थे, प्रयोजनवाद भी इसको बोलते हैं, टेलियोलॉजिकल थे अप्रोच में। हर चीज के पीछे का कारण क्या है? भगवान 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 को ही हर चीज के पीछे का कारण जो है माना करते थे, ठीक है। अर्धकुंडे इनकी सबसे फेमस बुक है। और अर्धकुंडे का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ अर्थ। उसके 19 वॉल्यूम जो 19 खंडों में प्रकाशित हुई, पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पहले इनकी डेथ जो है वो हो जाती है। अप्रोच कैसी थी इनकी? निगमनात्मक थी, आगमनात्मक थी, डिडक्टिव थी या इंडक्टिव थी? फिर मैंने आपको हम्बोल्ट और रिटर का कंपैरिजन है वो बताया था। रिchthofen के बारे में भी आई थिंक हमने पढ़ लिया था, है ना। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो मेनली फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ पढ़ा है या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत टच जो है उसके अंदर हमने दिखाया। वेरी गुड नितिका। डिडक्टिव अप्रोच थी इनकी, यानी स्पेसिफिक टू जनरल लॉज जो हैं उस तरीके से इन्होंने चीजों को पढ़ा था, ठीक है। आज फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसे जर्मन भूगोलवेत्ता हैं जिन्हें फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता या मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एंथ्रोपोज्योग्राफी जो है इस वर्ड की रचना की थी, ये टर्म कॉइन किया था। इनकी किताब भी है एंथ्रोपोज्योग्राफी। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को एक उच्च स्थान दिया, एक अलग ही दिशा दी इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को। पूरी दिशा और दशा दोनों ही बदल दी ह्यूमन ज्योग्राफी को एज अ डिफरेंट डिसिप्लिन। इनके काम से पहले लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी को इतना सीरियसली और इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था जितना इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को दिया। फ्रेडरिक रेटजेल ने ज्योग्राफी के अंदर, पूरी ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी को एज अ सेपरेट, एज अ डिफरेंट ब्रांच स्टैब्लिश किया। काफी सारे इनके काम हैं, पब्लिकेशंस हैं, बुक्स हैं, काफी कॉन्सेप्ट हैं। जैसे लेबेनथ्रम के कॉन्सेप्ट के बारे में आपने सुना होगा जो इन्होंने दिया था, जिसके बारे में इन्होंने कहा था। इन्होंने एक स्टेट को, एक राज्य को जो है किससे कंपेयर किया था? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था।
कि जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए ग्रोथ करनी पड़ती है भाई, जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके हाथ पैर, आपकी हाइट बढ़ती है, मेच्योरिटी आती है, मेंटली फिजिकली आपका डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से इन्होंने बोला कि अगर एक स्टेट सस्टेन करना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, तो उसे एक्सपेंशन करना होगा, उसे फैलना होगा, उसे अपनी बाउंड्रीज, अपने फ्रंटियर्स जो है बढ़ाने होंगे। अगर वो एक जगह रुक जाएगा और ये सोचेगा कि बाकी के स्टेट्स उसे जीने दे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है वो कहा गया, राज्य की जैविक अवधारणा, क्योंकि ऑर्गेनिक का तात्पर्य यहाँ पर जीवित लिविंग बीइंग से है। तो जैसे एक लिविंग बीइंग एक्सपेंशन करता है, ग्रोथ करता है, वैसे ही इन्होंने स्टेट के बारे में बताया। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी स्पेशली इनका स्पेशलाइजेशन जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल में रहा। राजनीतिक भूगोल हमें ये बताता है, जियो पॉलिटिक्स की तरफ जाता है कि भाई एक जगह की जो भौगोलिक कारक है, एक जगह का भूगोल है, कैसे उस जगह के राजनीति को प्रभावित करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो इनका मेन जो टच है, मेन क्या कंप्लीट टच इनका ह्यूमन ज्योग्राफी पर रहा है। अप्रोच से नियतिवाद रहे हैं, डिटर्मिनिस्ट रहे हैं, कट्टर डिटर्मिनिस्ट रहे हैं, नेचर को सुप्रीम बताया है। इन्हीं के पद जिन्हों पर इनकी शिक्षा चली है, सैंपल ईसी सैंपल, जिनके बारे में आगे जाकर के हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम देखेंगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत ही उम्दा काम इन्होंने किया है। चलो, आपसे पहले मुझे बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी में, फेवरेट पोर्शन फिजिकल ज्योग्राफी है या ह्यूमन ज्योग्राफी है? कौन सा है ये बताओ, फिजिकल ज्योग्राफी है या ह्यूमन ज्योग्राफी है? दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा, कौन सा लगता है आपको? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी ये सब पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी ये सब पढ़ना अच्छा लगता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ये सब? बताओ, जवाब दो। बोलेंगे नहीं है ना, मम्मी ने बोलने के लिए मना किया है कि क्लास में जाके बोलना नहीं है, ऐसा है ना, इसलिए तो बोल नहीं रहे। फिजिकल ज्योग्राफी ठीक है, और बाकी लोग भी बोलो, देखो सबके नाम दिख रहे हैं मुझे, गायत्री, एम, टूडू, सोनू, नितिका, नेहा, प्राची, सबके नाम दिख रहे हैं मुझे। मुझे पता है कौन कौन क्लास देखता है। क्लाइमेटोलॉजी क्लास करो, थोड़ा इंटरैक्टिव रखा करो, ऐसे एकदम बुत बन के मत बैठ जाया करो कि क्या चल रहा है। ह्यूमन ज्योग्राफी, चलो कोई तो जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी पसंद है, मुझे पर्सनली ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ मेरा इंक्लाइनेशन थोड़ा ज्यादा है फिजिकल ज्योग्राफी की बजाय, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी एक ज्यादा इवॉल्विंग डोमेन है ज्योग्राफी का, मुझे ऐसा लगता है ना, इसमें बहुत कुछ है। इसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी कंबाइंड है एक तरीके से, कि कैसे फिजिकल ज्योग्राफी जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को प्रभावित करती है। चलो जो भी है, सबका अपना अपना है। ठीक है, इसमें जो चीजें मैं आपको हाईलाइट करूंगी, बताऊंगी, वो आपको याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ज्ञान कम लेना है और चीजें याद ज्यादा करनी है। जो एग्जाम में पूछा जाए वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेडरिक हेटजेल का जन्म कब हुआ था? 1844 में, और डेथ होती है इनकी 1904 में। जर्मन भूगोल पंथ के सबसे प्रभावशाली भूगोलवेताओं में से एक थे। और क्यों थे? क्योंकि इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। अब ऐसा कोई ज्योग्राफर जिसे फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है, प्रभावशाली तो वो होगा ही होगा। और 19वीं सदी के अंत में जो है, क्योंकि इनका जन्म मिड 19th सेंचुरी में हुआ था 1844 में, अंत में आते आते ये जर्मन भूगोलवेता के सबसे प्रभावशाली भूगोलवेता रहे हैं, और बाकी जितनी भी विचारधारा है उन सब पर हावी रहे, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया, इतनी थ्योरी, इतनी सारी नई नई चीजें इन्होंने दी हमें। ठीक है, इन्होंने कहाँ से क्या पढ़ा है, अगर हम इन चीजों की बात करते हैं तो म्यूनिक एक जगह है जर्मनी में, म्यूनिक यूनिवर्सिटी से जूलॉजी, प्राणी शास्त्र और जियोलॉजी, इसमें जो ट्रेनिंग है इन्होंने ली है। और इनका मेनली साइंटिफिक बैकग्राउंड था, यानी ट्रेनिंग तो इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में ली थी, लेकिन काम सारा इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी में किया। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टरल डिग्री, पीएचडी इनकी कहाँ कहाँ रही है? आज एक पीएचडी करना मुश्किल है, उस टाइम देखो कितनी पीएचडी हुआ करती थी, जूलॉजी में, जियोलॉजी में, कंपैरेटिव एनाटॉमी में। ठीक है, और इनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा योगदान कहाँ रहा है? मानव भूगोल के अंदर ही रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। और एग्जाम में अनेक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किससे कहा जाता है। सो विदाउट अ डाउट आपको याद रखना है, फादर या फाउंडर जो है सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल
रूप से हर जगह, हर स्कूल में, हर देश में एक्सेप्टेड है। किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडवेल को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य और उसके पर्यावरण के अध्ययन को भूगोल की एक व्यवस्थित शाखा में बदल दिया। इन्होंने, देखो इससे पहले ऐसा नहीं, इससे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी पे किसी ने काम नहीं किया। जैसे रिटर ने भी अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, विविधता में एकता का कॉन्सेप्ट दिया है, सबने बात करी है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर किसी ने स्टडी की है, एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर किसी ने उसको पूरा सब्जेक्ट के रूप में बनाया है, देखा है, तो वो कौन है? वो फ्रेडरिक रेडजेल ही है। इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो इन्होंने जर्मनी के कई विश्वविद्यालय, जर्मनी की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से इनकी जो पढ़ाई है वो रही है, जहां पर इन्होंने नेचुरल साइंसेस और ज्योग्राफी में इनकी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसके बारे में इन्होंने पढ़ा। उसके बाद में वो कहाँ पहुंच जाते हैं? 1872 में ही जाते हैं इटली। ठीक है, इटली जाने के बाद में वहां के जो डिफरेंट फिजिकल और कल्चरल लैंडस्केप्स हैं उनके बारे में देखते हैं। फिर 1874 में, 1874 से 75 के दौरान यूएसए और अमेरिका, सॉरी यूएसए और मैक्सिको, ठीक है, यूएसए और मैक्सिको जाते हैं। वहां जाकर के बहुत सारे रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यूएसए और मैक्सिको तक नहीं रुकते, ये यूरोप भी पहुंच जाते हैं। देखो इंसान जितना घूमता है, घूमने का मतलब ये नहीं है बस से, ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह, जितना आप एक्सप्लोर करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक टॉपिक है, एक टॉपिक पे जितना आप पढ़ोगे अलग अलग जगह से, जितने वीडियोस आप देखोगे अलग अलग जगह से, आपके ज्ञान का विस्तार उतना होता जाएगा। तो एक ज्योग्राफर के रूप में, एक भूगोलवेता के रूप में जितना घूम घूम के इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, ऐसे धीरे धीरे जो है इनके ज्ञान का विस्तार होने लगा। फिर उसके बाद ये जर्मनी लौट गए, और लौटने के बाद म्यूनिक और लिप्जिग, ये लिप्जिग का नाम आप शुरू से देखते हुए आ रहे हो, कब से? रिटर हम्बोल्ट के टाइम से। कि हमने उसके केस में भी देखा था, जो आपके अरिस्टोफेन था उसके केस में भी देखा था, इन्होंने भी जो आपकी लिप्जिग यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ाया है। तो जितने भी जर्मन स्कॉलर्स है ना, सब ने ऑलमोस्ट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, जहां उन्होंने भूगोलवेताओं की पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। अब वो इंसान, एक विजनरी इंसान जिसके पास में इतना ज्ञान है, इतना ट्रैवल किया है, इतनी रिसर्च है, तो प्रभावित तो करेगा ही वो। तो पहले इन्होंने ट्रैवलिंग की, इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इन्होंने बहुत रिसर्च की, फिर यूनिवर्सिटीज में आकर के इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, और बच्चे भी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और इन्होंने अलग अलग देश में जब ये गए ना, तो वहां जाकर के अलग अलग जनजातियों पर इन्होंने अध्ययन किया, जनजातियों के जीवन पर, उनके रहने सहने पर, उनके खान पान पर, उनके कपड़े पहनने पर, कि वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारे काम जो है ये इन्होंने किए। ठीक है, और ये सारे काम करने के बाद में, इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इनको समझ में आया कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी या ज्योग्राफी का सबसेट नहीं मान सकते तुम इसको, कि थोड़ा सा चिपका दिया, नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इसको एक इंडिपेंडेंट ब्रांच, एक व्यवस्थित शाखा या स्वतंत्र शाखा के रूप में इसको स्थापित किया जाना चाहिए, विकसित किया जाना चाहिए। इस पर और रिसर्चेस होनी चाहिए कि बच्चे इसको एज ए सब्जेक्ट और पढ़े, और इस पर और ज्यादा रिसर्चेस जो है वो हमारे सामने आए, ताकि लोगों के बारे में हमें और पता चले। क्योंकि कौन सी जगह पर कौन से लोग रहते हैं, वहां का पर्यावरण नो डाउट उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसकी स्टडी बेसिकली ये करना चाहते थे। अब ये शाखा क्योंकि इन्होंने स्थापित की थी एज अलग से एक ब्रांच के रूप में, ज्योग्राफी की एक और ब्रांच जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी, वो इन्होंने स्टार्ट की थी। हाँ जी, अब तो देखो जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को एक नई ब्रांच के रूप में स्थापित किया। तो कोई नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसका एक नाम भी होना चाहिए, केवल ह्यूमन ज्योग्राफी तो हम कह नहीं सकते। तो इन्होंने एक बहुत ही साइंटिफिक और एक
बहुत ही नया अनोखा ना अलग नाम निकाला, और वो क्या था? एंथ्रोपोजोग्राफी। क्या था? एंथ्रोपोजोग्राफिया। जोग्राफिया भी बोलते हैं कई जगह इसको जोग्राफी भी बोलते हैं। एंथ्रोपोजोग्राफी के अंदर जो एंथ्रो वर्ड है ना, एंथ्रोपो का मतलब क्या है? एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना होगा। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमंस, ठीक है। एंथ्रो के साथ में इन्होंने मिला दिया ज्योग्राफी को, तो एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। तो ऐसा भूगोल जो किसकी स्टडी करता है, किसके बारे में बताता है? ह्यूमंस के बारे में। किसके बारे में बताता है? ह्यूमंस के बारे में, मानव के बारे में बताता है, मानव जीवन के बारे में बताता है, उसके रहन सहन के बारे में बताता है। तो यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द जो है इसको किसने गढ़ा था? हु कॉइन्ड द टर्म एंथ्रोपोजोग्राफी? तो आपको पता होना चाहिए एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द किसने दिया था? रेड जेल ने। किसने? रेड जेल ने। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बहुत बार ये ज्योग्राफी GHY भी लिखा हुआ आता है, एग्जैक्ट वर्ड यही है GHIE, कई बार ये भी लिखा हुआ आता है। मैंने पर्सनली जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने बहुत बार ये देखा है कि ज्योग्राफी के पेपर में नेम्स के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है, इवन बुक्स के नेम्स में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। जैसे आपकी एक बुक है, ठीक है, द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का, ज्योग्राफिया, एग्जैक्टली किसी को आज तक पता ही नहीं कि उस किताब का नाम क्या है। और 2-3 स्कॉलर है जिन्होंने ज्योग्राफी नाम से किताब लिखी है, और एग्जाम में कभी ज्योग्राफिका को स्ट्रैबो की किताब मान लिया जाता है, कभी ज्योग्राफिया को स्ट्रैबो की किताब मान लिया जाता है। तो ऐसी चीजें बहुत सारी आती हैं। तो ऐसे में आपको जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपको अवेयरनेस होगी कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। थैंक यू सो मच नीलम। ठीक है, तो एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द इन्होंने गढ़ा, और एंथ्रोपोजोग्राफी में एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन, ज्योग्राफी का मतलब भूगोल। तो एंथ्रोपोजोग्राफी का कलेक्टिव मतलब क्या होता है? ऐसी साइंटिफिक स्टडी जो मानव और उसके पर्यावरण, मानव और उसका जो भूगोल है उसके बारे में हमें बताती हो और उसकी स्टडी करती हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो इनका जो मेन काम रहा है वो किस में रहा है? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ही रहा है। फिर इन्होंने एक और महान काम किया, एक और महान काम इन्होंने क्या किया? चलो मुझे ये बताओ, हम्बोल्ट ने जो है, हम्बोल्ट ने भी डिवीजन किया था, है ना? क्या कौन सा डिवीजन किया था हम्बोल्ट ने? ज्योग्राफी को कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया था हम्बोल्ट ने? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, भर भर के रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है। नहीं पता? इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रिविजन नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया था। बहुत अच्छी बात है। तो ये साहब जो है कार्ल रिटर से भी एक कदम आगे चले गए। उन्होंने तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिया था, और इन्होंने आगे जाकर के क्या किया? ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसके 2 ब्रांच कर दिए इन्होंने, यानी कि 2 पार्टीशन कर दिए। 2 पार्टीशन क्या किए? एक तो क्या? एंथ्रोपोजोग्राफी, ये जिसमें क्या बताया जाएगा? मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हम्बोल्ट ने क्या डिवीजन किया था ज्योग्राफी का? ये है क्वेश्चन। मैं एक भी वर्ड बोल दूंगी तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो जो रेड जेल है इन्होंने बेसिकली 2 पार्ट्स में ह्यूमन ज्योग्राफी को डिवाइड किया। पहला था एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन, मानव और उनका जो पर्यावरण है या जो भूगोल है, उनका फिजिकल पर्यावरण है, उसके बीच का रिलेशन, यानी कैसे क्लाइमेट में किस प्रकार के लोग रहते हैं, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट पर, हर महाद्वीप पर अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट है, और हर महाद्वीप पर अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कहीं काले पाए जाते हैं, कहीं गोरे, कहीं छोटे, कहीं मीडियम और कहीं लंबे लोग पाए जाते हैं। तो एक जगह का भौतिक पर्यावरण, एक जगह की ज्योग्राफी ह्यूमन पर डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट डालती है, वो एंथ्रोपोजोग्राफी में हम पढ़ेंगे, इन्होंने बोला। एक पार्ट तो इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी का किया, एंथ्रोपोजोग्राफी। दूसरा पार्ट इन्होंने क्या किया? राजनीतिक भूगोल। क्या किया? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इन्होंने ये बोला कि मानव जो है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक थ्योरी निकलती है ना इनके आगे जाकर के, राज्य का जैविक सिद्धांत, वो यहीं से निकलता है। इन्होंने ये बोला कि भाई ज्योग्राफी का केवल इतना रोल नहीं है कि जलवायु के ऊपर, जलवायु का क्या असर पड़ेगा, मिट्टी का मानव के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैसी कृषि वहां होगी, नहीं। मानव जब एक सामाजिक व्यवस्था में आ जाएगा, एक सोशल सिस्टम में आ जाएगा, जब चोर भी होगा, पुलिस भी होगी, राजा भी होगा, मंत्री भी होंगे, साहूकार भी होंगे, बिजनेस भी होगा, ट्रेड भी होगी, ये सारी चीजें जब होगी, तब यहाँ पर रोल आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, कि अब केवल ऐसा इन्वायरमेंट नहीं रहा है, अब भौतिक इन्वायरमेंट नहीं है जो मानव को प्रभावित करेगा।
जाम्बुर धारा की खोज तो की थी, वो तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं पूछ रही हूँ मैं, कुछ और पूछ रही हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये सब स्टडी करने के लिए कि उसकी किससे लड़ाई हो रही है, चाइना इंडिया पे अटैक क्यों कर रहा है, पाकिस्तान को कश्मीर क्यों चाहिए, श्रीलंका जो है वो इंडिया से क्या चाहता है, नेपाल क्यों परेशान कर रहा है, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए ना हमें एक अलग ब्रांच चाहिए। ठीक है, एक अलग ब्रांच चाहिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ही एक अलग ब्रांच चाहिए। तो वो एक और अलग ब्रांच रेड जेल के अकॉर्डिंग कौन सी होनी चाहिए थी, वो एक अलग ब्रांच होनी चाहिए थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कौन सी होनी चाहिए थी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल जिसको हम बोलते हैं। अब इन्होंने बोला अच्छा राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ाओगे, राजनीतिक भूगोल में हम राज्य के बारे में पढ़ाएंगे, टेरिटरी के बारे में पढ़ाएंगे, और वहां की भौगोलिक स्थितियां जो है उसको कैसे इम्पैक्ट करती हैं। उन्होंने बोला अच्छा, तो एक राज्य को या उसकी टेरिटरी को पॉलिटिकल तरीके से भौगोलिक स्थितियां कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं, आप बताओ। चलो आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट जो है उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, भौगोलिक स्थिति उसके पॉलिटिक्स को प्रभावित करती हैं? लगता है आपको, ये बताओ मुझे। तो ये सब चीजें इन्होंने बोली कि हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, रेड जेल ने ह्यूमन ज्योग्राफी के दो हिस्से कर दिए, एंथ्रोपो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यार एक्टिव नहीं हो आप लोग, हाँ या ना कुछ बताते नहीं हो, बस बैठ के बुत की तरह बातें सुन रहे हो। बताओ, लगता है आपको कि एक जगह के जो भी भौगोलिक कारक हैं वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी को इम्पैक्ट करते हैं? करते हैं तो कैसे करते हैं ये बताओ। बिल्कुल करते हैं। अब देखो अमेरिका है, अमेरिका इतना ज्यादा क्यों नाचता रहता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, उसके पूरे चारों तरफ क्या है, समुद्र है। कनाडा और मेक्सिको शांत देश, उनको वैसे कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा पाकिस्तान जैसा, चाइना जैसा चमगादड़ दोगलाबाज देश नहीं है जो उनको परेशान करे। लेकिन वहीं आप इंडिया देखो, अभी भौगोलिक स्थिति ही तो है इंडिया की जिसकी वजह से इंडिया की जियो पॉलिटिक्स इतनी गड़बड़ाई हुई है। इंडिया के पास कश्मीर है बफर स्टेट के रूप में, पाकिस्तान आधा लेकर के बैठा है, उधर अक्साई चिन चाइना लेकर के बैठा है। तो ये सब जो पॉलिटिकल गर्मा गर्मी होती है, ये जो पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ज्योग्राफी, उस भूगोल की वजह से तो हो रहे हैं। इंडिया की लोकेशन अगर ये नहीं होती जहां आज है, या फिर इंडिया के पास चाइना और पाकिस्तान जैसे देश नहीं होते उसके आसपास में, तो क्या आज इंडिया की पॉलिटिकल स्टेट कुछ और नहीं होती? बहुत और होती, बहुत कुछ और। एक पॉइंट ऑफ एनर्जी या एक यूनिट ऑफ एनर्जी तो इन लोगों को रोकने और लड़ने में चाहिए। देश सिर्फ एक अच्छे पॉलिटिशियन से नहीं चल सकता है कि मैं अच्छा करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। इन लोगों को आंखें दिखाने के लिए, इनको डराने के लिए, ताकि हमें जीने दें, उसके लिए भी अलग हिम्मत और अलग ताकत और अलग दिमाग चाहिए। वरना एक रात भी नहीं लगेगी और पूरा इंडिया साफ कर देंगे। आपको क्या लगता है कि चाइना और पाकिस्तान आराम से बैठे हैं, ये मानवता दिखा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको आंखें दिखाई हुई है, उनको डर है किसी ना किसी बात का। तो यहाँ पर ये सब जो पॉलिटिकल चीजें चलती है ना, ये सब ज्योग्राफी की वजह से इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, और जब किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की पॉलिटी, किसी भी रीजन की पॉलिटी उसकी ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होती है, इसको हम कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं? जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति, जो कि आगे जाकर के हम देखेंगे रुडोल्फ जेलन ने जो है इस टर्म को कॉइन किया, ये शब्द दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सब इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में काम किया। एक और सिद्धांत या एक और कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं जो कि रेड जेल ने दिया, जो कि है सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक डार्विनवाद। नाउ व्हाट इज सोशल डार्विनिज्म? देखो, चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना ही होगा, अगर किसी के पास बायोलॉजी है या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो आपने पढ़ा ही होगा, ये थ्योरी कहीं ना कहीं सुनी होगी। ठीक है, तो रेड जेल जो थे वो चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत है, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन डार्विन ने जो ये इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, ये तो बायोलॉजी में, ये तो जीवों पे है। डार्विन ने ये बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, यानी कि पूरे जंगल में केवल वही जिंदा रहेगा जो सबसे फिट हो। फिट होने का मतलब ही नहीं एक्सरसाइज करता हो, जिसको कला आती हो हर तरीके से। और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है ना, केवल डार्विन की थ्योरी में नहीं है, बायोलॉजी में नहीं है, लाइफ में भी है। लाइफ में भी, एग्जाम में भी वही आगे निकलेगा, वही एग्जाम को क्लियर करेगा जो फिटेस्ट होगा। फिटेस्ट का मतलब जो अच्छी पढ़ाई करेगा, रिवीजन करेगा, सबसे ज्यादा पढ़ेगा, पेपर अच्छे से करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। रेड जेल इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, इन्होंने पढ़ा, तो इन्होंने इस डार्विन से लेकर के एक और नया कॉन्सेप्ट निकाला जिसे हम कहते हैं सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक डार्विनवाद। रेड जेल का सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस तरीके से जीव आपस में लड़ते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट है, सबसे बेस्ट है, वो ही जिएगा, वो ही आगे जाएगा,
उसी तरीके से सोसाइटी, समाज, स्टेट जो है वो भी आपस में लड़ते हैं। और ये बात सच है। पुराने टाइम में आप जाकर के देखोगे तो राजा वगैरह जो हुआ करते थे अलग अलग राज्यों के, ठीक है, सब आपस में लड़ते थे, और जो राजा सबसे ज्यादा फिटेस्ट था, सबसे ज्यादा काबिल था, वही सब पे राज करता था, और जो नहीं था, जो कमजोर था, उसको हरा दिया जाता था। तो ये सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये हमें किसने दिया? रेडजल ने। तो रेडजल ने बोला कि केवल जो जीव है ना वो नहीं करते हैं, मानव भी करते हैं, जनजातियां भी करती हैं, इवन राष्ट्र जो है वो भी इसी तरीके से करता है। जिस प्रकार से पौधे हैं, ठीक है, पौधों में भी यही होता है, जो किस्म सबसे उन्नत होती है ना वही क्या करती है, वही वही जैसे ओलों की, बारिश की मार, आंधी की मार, कम पानी की मार, ये सब कौन झेल पाएगा? जो एक उन्नत किस्म होगी वो। जो एक कमजोर पौधा होगा वो तो मर जाएगा, वो तो मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पौधा जिसमें प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वो जी जाएगा, इन सबसे बाहर निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हो कि जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, कुछ भी आए, लेकिन आप टूटोगे नहीं, झुकोगे नहीं, कभी कम कभी ज्यादा आप लगे रहोगे, और ऐसे ही आप फिटेस्ट बन जाओगे और आगे निकल जाओगे। तो ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था पौधों के लिए, जानवरों के लिए, लेकिन इसको रेडजल ने इतने प्रभावित हुए, इसको इन्होंने यूज करा समाज के अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, जिसको हम सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने ये बताया कि भाई जिस तरीके से पौधे और जानवर करते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये स्ट्रगल जो है मानव समूह में मतलब होता है, जनजातियों में होता है, राष्ट्र में भी होता है। क्यों नहीं होता? ये बात बताओ मुझे। सोसाइटी में क्या लोग ऐसे ही रहने देंगे? पूरा आज तो पुलिस है, जब पुलिस नहीं थी आज से पहले तो जनजातियों में लोग एक दूसरे को मार देते थे, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग था, जिसमें ताकत थी, फिजिकल पावर थी, वो दबा देता था। फिर फाइनेंशियल पावर, जिसके पास पैसा है वो मुंह बंद कर देता है सामने वाले का। तो ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसको रेडजल ने सामाजिक रूप से लागू किया, ह्यूमन ज्योग्राफी में लागू किया, और फिर इस कॉन्सेप्ट का एक और नया नाम निकला जिसको हम कहते हैं सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डार्विनिज्म, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन बन गया हमारा यहाँ से कि सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रेडजल ने दिया था। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। रेडजल ने क्या बोला था? देखो कि जो सबसे मजबूत समाज और राष्ट्र होते हैं ना वही जीवित रहते हैं, जबकि कमजोर समाज पतन की ओर चले जाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ श्रीलंका, श्रीलंका जो है एक तरीके से आप मान लो पूरा बिक चुका है। वहां के बहुत सारे पोर्ट, थोड़े साल पहले आपने हालत देखी होगी, राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए हैं, बाथरूम में नहा रहे हैं, राष्ट्रपति के कपड़े पहन रहे हैं, ऐसी हालत हो गई। क्यों? क्योंकि वो सबसे कमजोर था, वो सबसे स्ट्रांग था ही नहीं, ताकतवर था ही नहीं, इसलिए बाकी देशों ने उसको दबोच लिया, चाइना ने उसको दबोच लिया। इंडिया इतने ड्रैगन्स के बीच में रह करके भी जो है क्यों जी पा रहा है? क्यों? क्योंकि वो फिट है, वो सबसे स्ट्रांग है, सबसे मजबूत है। तो जो सबसे मजबूत होते हैं वही जीते हैं। पुराने टाइम में भी आप देखोगे, हिस्ट्री उठा करके भी देखोगे तो उसी राजा ने राज किया है जो सबसे मजबूत रहा है। जो कमजोर था उसकी गर्दन काट दी गई, उसको युद्ध में हरा दिया गया। तो ये है सामाजिक डार्विनवाद का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई बात समझ में? ये सारी चीजें जो है ये मैंने पहले आपको बता दी हैं। फिर अब हम देखते हैं, शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडजल ने जो है इटली गए थे, फिर उसके बाद यूएसए गए थे, मैक्सिको गए थे, तो वहां पे जाकर के इन्होंने क्या किया हम देखने वाले हैं। 1874 से 1875 लगभग 1.5 साल तक जो है ये यूएसए और अमेरिका में रहे, और वहां जाकर के इन्होंने अलग अलग ट्राइब्स पर, अलग अलग जनजातियों पर जो है स्टडी की। ये देखा कि कौन कहाँ कैसे रहता है, कौन सा भौतिक पर्यावरण किसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, जैसे यूएसए में आज हम देखते हैं इतने गोरे लोग, वो वहां के मूल निवासी हैं ही नहीं। वहां के मूल निवासी कौन है? रेड इंडियंस हैं। रेड इंडियंस क्यों कहा जाता है? भारत से थे? नहीं, वो इंडियंस की तरह दिखते थे, लेकिन उनका कलर हमारी तरह नहीं था, कलर उनका थोड़ा लाल था। तो जो वहां के, हम ऐसे कह सकते हैं ब्लैक लोग हैं ना, वो वहां के मूल निवासी हैं। लेकिन जो आज वहां गोरे लोग बैठे हैं ना, वो कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशीकरण का शिकार हैं, मतलब उपनिवेशीकरण के प्रोडक्ट हैं वो, ठीक है। और जो काले लोग थे उपनिवेशीकरण का शिकार हो गए। यूरोपियंस एज यूजुअल, पता ही है आपको, हर जगह इन्होंने उपनिवेशीकरण जो है वो किया है, कॉलोनियां बसाई हैं अपनी, वहां गए, वहां रहे, वहां फैमिली बनाई, तो आज वो राज कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन है ओरिजिनली मूल रूप से रेड इंडियंस का। तो वहां पर स्वदेशी जनजाति, विशेष रूप से रेड इंडियन जो वहां के नेटिव अमेरिकन है, उनकी अर्थव्यवस्था, समाज, बस्तियां, आवास, इन सब का अध्ययन किया। कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं,
इसके अलावा इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, मिड वेस्ट और कैलिफोर्निया में रहने वाले नीग्रो, अफ्रीकी और जो चीनी समुदाय थे, इनके भी जीवन पैटर्न की जो है जांच करी। ठीक है, कैसे रहते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, क्या खाते हैं, इन सब का जांच इन्होंने करी, रिसर्च बेसिकली इन्होंने किया। और इतना काम करने के बाद में, इतनी स्टडी करने के बाद में ही ये ह्यूमन ज्योग्राफी के फाउंडर बन पाए। बहुत सारा काम, बहुत सारी रिसर्च इनके पास थी, जिससे इन्होंने बहुत सारे लोगों को भी क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। इनके एकेडमिक कैरियर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यूएस में अपना काम पूरा करने के बाद में यूरोप गए, उसके बाद में जर्मनी लौट आते हैं 1875 में, और फिर वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग जो है वहां पर ये पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग के अंदर 1876 में प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट हो जाते हैं और फिर ये पढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद में जो इतने सालों तक इन्होंने रिसर्च करी घूम घूम के, उस रिसर्च से ये बच्चों को प्रभावित करते, क्योंकि इससे पहले जो स्टूडेंट्स थे, जो लोग थे ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी को ही ज्यादा पढ़ा था। ह्यूमन ज्योग्राफी में ना तो उनका इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज बियॉन्ड दिस। ह्यूमन ज्योग्राफी केवल ये नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है। एक जगह की ज्योग्राफी उसके पॉलिटिक एनवायरनमेंट को भी हैम्पर करती है, इन्फ्लुएंस करती है, कैसे करती है, तो वो सब रेडजेल ने इनको समझाया, जिससे स्टूडेंट है वहां के लोग, उनका इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो पाया। ठीक है, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर 1878 और 1880 में इन्होंने दो वॉल्यूम जो हैं वो प्रकाशित किए। इन बुक्स में फिजिकल ज्योग्राफी और कल्चरल ज्योग्राफी, नॉर्थ अमेरिका की फिजिकल और कल्चरल, भौतिक और सांस्कृतिक भूगोल दोनों है, वहां के जो भौगोलिक पर्यावरण है उसके बारे में भी है, जो संस्कृति है उसके बारे में भी। और ये काम कब किया? तभी किया जब यूएस और मैक्सिको गए थे, उसी टाइम पर किया। इनका अब तक का क्या, इन इतिहास का इनका सबसे महानतम काम जो है, जिन्होंने इनको रेडजेल बनाया, ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता बनाया, वो क्या है? एंथ्रोपोज्योग्राफी। क्या है एंथ्रोपोज्योग्राफी? 1872 से 1899 इतना टाइम जो है इनको लगा लिखने के लिए। सबसे फेमस और सबसे इन्फ्लुएंशियल, और ह्यूमन ज्योग्राफी की बाइबल इसको बोला जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी के मूलभूत ग्रंथ जो है, जितनी भी ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप होती है वो यहीं से होती है, इसी के रेफरेंस से होती है, बेसिक यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो एंथ्रोपोज्योग्राफी किसकी किताब है? रेडजेल की किताब है। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, वैसे थॉट की क्लास शुरू हुए काफी दिन हो गए हैं, आप जो है जब भी जिस किताब का नाम आए एक लिस्ट प्रिपेयर करते रहें क्लासेस के साथ साथ में, जिसमें एक साइड आपके पास किताब का नाम हो और एक साइड आपके पास में क्या होना चाहिए? ऑथर का नाम। ऐसी लिस्ट अगर आप बना लोगे तो लास्ट के टाइम पे बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, बहुत हेल्प, कोई भी फिर आपको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अगर इस एंथ्रोपोज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो फर्स्ट वॉल्यूम में क्या देखने को मिलेगा आपको? रिलेशनशिप, संबंध किसके बीच में? ह्यूमंस और अर्थ के बीच में, जिसमें क्लियरली इन्होंने बताया है कि किस तरीके से भूगोल, ज्योग्राफी जो है ह्यूमन कल्चर को, एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है। मरुस्थल में रहने वाले लोग अलग होते हैं, अलग चीजें खाते हैं, तटीय इलाकों में रहने वाले लोग अलग होते हैं, ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग अलग होते हैं। तो क्लियरली इन्होंने बताया है कि किस तरीके से डायरेक्टली अर्थ में क्लाइमेट है, पानी है, मिट्टी है, कैसे डायरेक्टली जलवायु है ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी से होने के बाद में भी इनकी अप्रोच डिटरमिनिस्टिक है। ठीक है, इन्होंने ये माना कि पर्यावरण जो है वो सुप्रीम है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सेकेंड खंड में, दूसरे वॉल्यूम में इन्होंने बात करी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करती है ना। अभी तक तो हमने देखा था कि इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज को कैसे प्रभावित करता है। अब हम सेकंड वॉल्यूम में इन्होंने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव की जो गतिविधियां हैं वो भी पर्यावरण को इम्पैक्ट करती हैं। कैसे करते हैं? माइनिंग हो गई, ठीक है, नदी हम गंदी कर देते हैं, पहाड़ों में कचरा फैला देते हैं, पहाड़ तोड़ देते हैं, उससे फिर जमीनें हिल जाती हैं, बहुत चीजें होती हैं, पेड़ काट देते हैं। तो वो इन्होंने बताया इस वाले सेकंड वॉल्यूम के अंदर। एंथ्रोपोज्योग्राफी से रेडजेल, जैसे कि मैंने बताया, इससे फर्स्ट जो सबसे पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखो, इनकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ये अपनी अप्रोच में नियतिवाद थे, डिटरमिनिस्टिक थे, नियतिवादी थे। ठीक है, नियतिवादी डिटरमिनिस्टिक क्या होता है? 2-3 अप्रोचेस हैं ज्योग्राफी में, पहले सारे स्कॉलर्स पढ़ेंगे, फिर उन अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ेंगे। नियतिवादी या डिटरमिनिस्टिक क्या होता है, वो बता सकता है? देखो, आप लोग क्लास में बोला करो,
मैं हमेशा कहती हूँ बैंक की नौकरी नहीं करनी है, टीचर बनना है तो बोलना सीखो। ऑनलाइन में बोल नहीं सकते तो टाइप करना सीखो। जितना खुद को एक्सप्रेस करोगे, जितना खुद को एक्सप्लोर करोगे, उतना ही चीजें आपको याद रहेंगी। मेरे पढ़ाने से, मेरे बोलने से आपको समझ में आ सकती हैं, याद नहीं हो सकती। ये बोलोगे। नियतिवाद डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है? दो ये बेसिक अप्रोचेस होती हैं। एक है आपकी डिटर्मिनिज्म और दूसरी आपकी पॉसिबिलिज्म। प्रकृति को सुप्रीम मानता है, प्रकृति मानव पर अपना नियंत्रण रखती है। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। नियतिवाद जो है, अरे मेरे पीछे लिखा हुआ है इसको देख के बोल दो। नियतिवाद ये बोलता है कि नियति जो है, प्रकृति जो है, नेचर जो है वो सुप्रीम है। जैसे प्रकृति चाहेगी वैसे ही होगा। प्रकृति जो है वही मानव की क्रियाओं को, मानव के रहन सहन को, ह्यूमन को कंप्लीटली इन्फ्लुएंस करती है, कंप्लीटली उसको ड्राइव करती है। कैसे करती है? तुम मरुस्थल में जो है कपास की खेती करके दिखा दो, नहीं कर सकते। वहां जिस चीज की खेती होगी वही खाना पड़ेगा। मरुस्थल में तुम जो है चावल की खेती करके दिखा दो, नहीं कर सकते। जहां पहाड़ है, पहाड़ को पूरा काट दो, खत्म कर दो, रोड बना के दिखा दो, नहीं बना सकते। तो जहां प्रकृति ने जो बैरियर लगा दिया वहां मानव को रुकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सच है, लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं है। पूरी तरीके से सच नहीं है, इसीलिए फिर आगे पॉसिबिलिज्म आता है, संभववाद आता है, जिसमें बताया जाता है नहीं, प्रकृति सिर्फ रोक सकती है, गाइड कर सकती है, लेकिन ह्यूमन के पास में चॉइस होती है कि उसको रुकना है या नहीं। इससे फिर ग्रिफिथ टेलर का स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ नियतिवाद कहते हैं, वो निकलता है। नियो डिटर्मिनिज्म निकलता है, जिसपे हम आने वाली क्लासेस में बात करने वाले हैं। तो आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। और लास्ट में मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगी कि कौन कौन से जोग्राफर्स हैं जो डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है? तो रेडजेल जो थे कट्टर नियतिवाद थे। क्या थे? कट्टर नियतिवादी थे। ये मानते थे प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति ही मानव को कंट्रोल करती है, उसके विचार को, उसकी संस्कृति को, रहन सहन को, हर चीज को प्रकृति कंट्रोल करती है। आई बात समझ में? ठीक है, यही है इसके अंदर। इन्होंने ये क्या बोला कि पर्यावरण नियतिवाद के सिद्धांत पर आधारित था इनका जो भी काम था, जो तर्क देता है कि प्राकृतिक परिस्थितियां मानव व्यवहार और सामाजिक विकास को काफी हद तक निर्धारित करती हैं, एक तरीके से आप मान लो कंट्रोल ही करती हैं। फिर इनकी अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, इनकी अप्रोच क्या रही है? इनकी अप्रोच रही है डिडक्टिव। क्या रही है? डिडक्टिव। डिडक्टिव अप्रोच पे, निगमनात्मक अप्रोच पर ही इन्होंने मेनली काम किया है। डिडक्टिव इंडक्टिव ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या होती है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है? फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर तो इनके ये था कि एनवायरनमेंट जो प्रकृति कैसे मानव को इन्फ्लुएंस करती है। सेकंड में ये था कि मानव कैसे प्रकृति को जो है वो हैम्पर करता है। इनकी डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी जो है केवल जर्मनी तक नहीं रही, जर्मनी के बाद फ्रांस, इंग्लैंड और यूएस तक पहुंच गई, और इतनी आगे पहुंच गई कि इनकी एक बहुत ही फैन फॉलोइंग आप कह सकते हो। स्टूडेंट है जो सबसे चर्चित, सबसे पॉपुलर रही है, जिनका नाम है एलन चर्चिल सैंपल। और जितने भी हम जोग्राफर्स पढ़ते हैं उसमें एकमात्र यही फीमेल जोग्राफर हैं उस टाइम पर जिनका नाम आज हम पढ़ पा रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आज से बहुत सालों पहले लड़कियां जो है इंटेलिजेंट नहीं थी या उनमें दिमाग नहीं था। लड़कियों में तब भी दिमाग था, अब भी दिमाग है। अपॉर्चुनिटी की बात है, बहुत सालों पहले जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, नहीं निकाला जाता था बाहर, अब निकाला जा रहा है, जाने दिया जा रहा है। लड़कों को कभी कोई अलाउ नहीं करता है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है, लेकिन लड़कियों को तो अलाउ किया जाता है, पढ़ने दिया जाता है, बाहर दिया जाता है, तो इसलिए फिर वो आगे भी निकल रही है ना। इतनी विडम्बना है ये कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी मदर नहीं है। तो ऐसा तो था नहीं कि भाई पहले मेल्स ज्यादा हुआ करते थे, फीमेल्स थी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। जहां मेल है वहां फीमेल है, तभी तो जनरेशन आगे बढ़ रही है। तो इसलिए मदर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि उसमें दिमाग नहीं था या मेल के पास में उस टाइम पर कोई एक्स्ट्रा सुपर पावर थी जो फीमेल के पास में नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ अपॉर्चुनिटी की है, और इसी को फेमिनिज्म बोलते हैं। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि लड़के जो हैं वो इंफीरियर है, लड़कियां सुपीरियर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब ये भी नहीं है कि दोनों बराबर हैं, बराबर है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। लड़कियों की फिजिकली भी अगर हम देखें तो लड़कियों लड़कियां अलग हैं, मेंटली भी अलग है, इक्वल कभी हो ही नहीं सकते, हैं ही नहीं। बात इक्वालिटी की नहीं है, बात है
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना वो इक्वली मिले। भाई एक प्लेन जो है, जैसे यहाँ अपॉर्चुनिटी देखो, पढ़ने की अपॉर्चुनिटी लड़के को दी जाती है। आज भी ये चीजें बहुत चेंज हो गई, लेकिन बहुत जगह जो है ऐसी चीजें हैं, बची हुई है अभी भी। तो अपॉर्चुनिटी जो है ना वो इक्वल मिलनी चाहिए, चांस है वो इक्वल मिलना चाहिए। चांस ही नहीं मिला तो फिर कंपटीशन कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है। फिर इसका कारण हम पेट्रियार्की को मानते हैं, पितरात्मक समाज को मानते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक कारण रहा है। और मुझे ये लगता है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो खुद अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि महिला होने से पहले आप एक इंसान हो। भले ही फिजिकल पावर नहीं दिया हो बट मेंटल पावर तो दिया है आपको, और वो सबसे ज्यादा उसमें स्ट्रांग होते हो आप। ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। यस, फादर नहीं बोला जाता, मदर ही बोला जाता है। ऐसा धरती माँ, मतलब ठीक है भारत माता, भारत पिता तो नहीं है ना, माता। तो काफी डिबेटेबल चीज है, बट आजकल फेमिनिज्म को जो है बहुत ज्यादा गलत डिपिक्ट कर दिया गया है कि फेमिनिज्म में ओ हम लड़कियां नहीं। जो लड़कियां ऐसे करती हैं उनको पता ही नहीं फेमिनिज्म का मतलब क्या है। फेमिनिज्म का बेसिक मतलब है खुद को एम्पावर करो, लड़कों को नीचा दिखाना फेमिनिज्म नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बेवकूफ है। फेमिनिज्म का मतलब खुद को ऊपर उठाना है, खुद का एम्पावरमेंट करना है, पढ़ना लिखना है, जो भी आप स्किल सीखना चाहते हो वो है। इससे आगे फिर हम आगे जब अप्रोचेस पढ़ेंगे तो उसमें फेमिनिस्ट ज्योग्राफी जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो एलन चर्चिल सैंपल जो है काफी इनकी चर्चित और पॉपुलर शिष्या रही हैं, और आगे जाकर के इन्होंने भी डिटर्मिनिज्म पर काफी काम किया है। बहुत ही दृढ़ता के साथ में स्ट्रांगली इन्होंने रेड जेल के इस इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, पर्यावरण नियतिवाद को काफी ज्यादा पॉपुलर किया, काफी ज्यादा सपोर्ट इन्होंने किया। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे फिर हमारे पास में एक इनका एक और इम्पोर्टेंट काम है, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। पॉलिटिकल ज्योग्राफी और राजनीतिक भूगोल क्या है, 1897 में रेड जेल ने अपना प्रसिद्ध कार्य राजनीतिक भूगोल जो है ये प्रकाशित किया। इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस काम, चूंकि शुरू में हम देख चुके हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी को इन्होंने दो पार्ट में ये डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से एक क्या था पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोज्योग्राफी। एंथ्रोपोज्योग्राफी पर ये काम कर चुके हैं। दूसरा इनका क्या काम आता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने जो इनकी थ्योरी थी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य की जो जैविक अवधारणा थी वो इन्होंने यहाँ पर दी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें इन्होंने ये बोला कि जैसे एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, जीव को जीवित रहने के लिए डेवलपमेंट करना पड़ता है, एक्सपेंशन करना पड़ता है, ग्रोथ करनी पड़ती है, ठीक उसी तरीके से स्टेट जो है वो भी क्या है, उसको इन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया कि अगर एक स्टेट को सस्टेन करना है, अगर रहना है, पतन नहीं होना चाहता वो अपना, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वरना लोग आकर के आपको दबोच लेंगे और सारा आपका जो अस्तित्व है उसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें इन्होंने एक राज्य की तुलना किससे की, जीवित जीव से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से की, यह तर्क देते हुए कि राज्य एक जैविक जीव की तरह ही व्यवहार करता है। रेड जेल ने ये बोला कि राज्य को लगातार बढ़ना या विस्तार करना चाहिए, अन्यथा वह पतन या नाश की ओर चला जाएगा। उनका मानना था कि राज्य कभी भी स्थायी रूप से स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अस्तित्व के लिए निरंतर विकास जो है वो आवश्यक है। अब जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया की बात करते हैं, आज इंडिया ने कितना डेवलपमेंट कर लिया। देखो जहाँ अच्छी चीजें होती है और बुरी चीजें भी होती है, नो डाउट। अभी जो पेपर लीक वाली चीजें चल रही बहुत खराब है, बहुत गलत है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अलावा हमारे पास कुछ अच्छा नहीं है। हमने जियो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा किया है, सॉफ्ट पॉलिसी, सॉफ्ट पावर जो है हमारी वो बहुत बड़ा है। सॉफ्ट पावर क्या होती है, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, आप किसी को बात करके अपनी बात मनवा लो, बिना मार धाड़ किए, बिना वेपन्स यूज करे, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। तो अपनी उस सॉफ्ट पावर पे इंडिया ने बहुत काम किया है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया की बहुत अच्छी हुई है, बहुत ग्रोथ हुई है उसके अंदर, जो एक इंटरनेशनल छवि है इंडिया की वो बहुत इंप्रूव हुई है। तो अगर इंडिया ये सब नहीं करता तो बाकी स्टेट्स आकर के उसको दबोच लेते। आज इंडिया पे कोई भी अटैक करे, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जो बड़े बड़े कंट्री वो इंडिया के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझोगे। तो इस संदर्भ में रेड जेल ने ऐसे बोला था कि इसीलिए एक स्टेट को, एक राज्य को जो है, एक देश को कंटिन्यू डेवलप होने की, ग्रोथ करने की जरूरत है, वरना उसका क्या हो जाएगा, पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। और इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, राज्य का जैविक सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है वो किसने दी है, रेड जेल ने।
किसने दी है? रेड जेल ने दिया। और इन्होंने इस थ्योरी में ये बताया कि जैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म होने से मेच्योरिटी होती है, फिर बड़ा होता है, उसी तरीके से एक स्टेट जो है वो पहले हमेशा एक लेवल पे नहीं होता, धीरे 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 उसकी जो है ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, वो जीवित स्टेट में बना रहे, अदरवाइज उसका क्या होगा? पतन हो जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है जहां से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है लेबेन थ्योरम, लिविंग स्पेस। लेबेन थ्योरम का मतलब क्या है? लिविंग स्पेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर राज्य जो है उसको ग्रोथ करने की जरूरत है। ठीक है, अगर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर क्या होगा? उसका पतन हो जाएगा। तो जैसे हर राज्य को ग्रोथ करने की जरूरत है, ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर एरिया भी चाहिए। तभी भाई पुराने टाइम में आप देखोगे राजा महाराजा जो अपना एरिया बढ़ाते रहते थे कि ये भी, ये राज्य मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, इसीलिए वो चलते थे। फिर उनका ऐसा कोई सक्सेसर आता था एकदम नाकाम, क्या बोलते हैं उसको, एकदम निकम्मा, कि कोई दूसरा राजा आकर के उसको मार देता था और फिर पूरी संपत्ति हड़प लेता था। तो एक तो क्षेत्र चाहिए जिससे एक्सपेंशन हो सके, उसके साथ साथ में क्या चाहिए? रिसोर्सेज भी चाहिए। क्या चाहिए? रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, उनके बिना वो क्या नहीं कर पाएगा? एक्सपेंशन जो है वो नहीं कर पाएगा। तो लिविंग स्पेस क्या होता है? स्टेट का एक ऐसा स्पेस, एक स्टेट है, जैसे कि मान लो ये एक स्टेट है और ये है, अब स्टेट जो एक्सपेंड करेगा, पहले इतना था, फिर ये इतना बड़ा होगा, फिर ये इतना बड़ा होगा, इसको जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम लेबेंसरम। क्या बोलते हैं? लेबेंसरम। कि एक स्टेट जो है तभी सस्टेन कर पाएगा, तभी बच पाएगा, तभी जल पाएगा जब उसके आसपास के जो कमजोर राज्य हैं उनको वो हड़प ले या उनके ऊपर अपना कब्जा जो स्थापित कर ले। अब देखो ये थ्योरी आज से 30 साल पहले दी गई है, आज पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, उस टाइम पर इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं थी। उस टाइम पर देश राज्य कैसे बनते थे? ऐसे कि चलो लड़ाई करते हैं, मैं जीत गया तो ये मेरा, तू हार गया तो ये तेरे को नहीं, तू जीता तो तेरे को मिल जाएगा, ये चीज हुआ करती थी। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इन्होंने लेबेन थ्योरम का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें वही ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट वाली बात है कि एक स्टेट को जिंदा रहने के लिए, फैलने के लिए लिविंग स्पेस चाहिए होता है। ये जो स्पेस है ना, ये चाहिए होता है जिसमें वो खुद को एक्सपेंड कर पाए, उसके आसपास के जो कमजोर राज्य हैं उनके ऊपर अपना कब्जा कर पाए, उनको अपने अंदर ले पाए, अपने क्षेत्र का विस्तार जो है उस पर कर पाए। तो जो क्षेत्र है जहां उसका विस्तार हो रहा है उस स्टेट का, इसको बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, किसका नाम दिया है, किसकी संज्ञा दी है? लिविंग स्पेस की संज्ञा दी है, लेबेन थ्योरम की संज्ञा दी है। तो लेबेन थ्योरम जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? लिविंग स्पेस है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर एक स्टेट जो है ये सब चीजें नहीं करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। और एक स्टेट, एक राज्य, कोई भी राष्ट्र, कोई भी जगह जितनी ज्यादा एक्सपेंशन करता है, जितना ज्यादा विस्तार करता है, जितना ज्यादा उसके कमजोर राज्य हैं उनको अपने अंदर समाहित करता है, इससे उससे पता चलता है कि ये राज्य कितना शक्तिशाली है, इसमें कितनी पावर है। और पुराने टाइम में क्यों? एक्सपेंशन तो आज भी हो रहा है। रशिया और यूक्रेन किस लिए लड़ रहे हैं? एक्सपेंशन के लिए तो लड़ते हैं पूरे टाइम। इंडिया और पाकिस्तान किस लिए लड़ रहे हैं? कश्मीर के लिए तो लड़ रहे हैं। तो वो स्टेट जैसे इंडिया ने कश्मीर को स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा हुआ है। क्यों? इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि इंडिया में कितनी ज्यादा इंटरनल शक्ति है, इंडिया में कितनी ज्यादा पावर है। तो अगर इंडिया ने कश्मीर को नहीं रोक के रखा होता तो रेड जेल के अकॉर्डिंग इंडिया का पतन हो जाता। होता ही ना। वो तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पीओके के पास है, लेकिन बाकी तो उनको पीओके चाहिए, पूरा चाहिए उनको। तो वो तो आगे और आ जाएंगे, करेंगे हिमाचल भी तो, पंजाब भी तो, सारी चीजें मांगेंगे वो तो। लेकिन यहाँ पर इंडिया को सस्टेन करना है, इसलिए इंडिया ने क्या किया है, उसका पूरा स्टेट है, बफर स्टेट है, उसको अपने पास में रखा है। तो ये क्या दिखाता है? ये इंडिया की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, जो पॉलिसी, उसको दिखाता है। अब इसी को हम कंपेयर करेंगे जो लेबेन थ्योरम की थ्योरी दी है और जो ऑर्गेनिक स्टेट की थ्योरी दी है रेड जेल ने, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक राज्य तभी सस्टेन कर पाएगा जब वो अपने आसपास के जो वीक एरियाज हैं उनको पकड़ के रखेगा, जो भी उसका एरिया है उसको पकड़ के रखेगा, उसको अपने अंडर रखेगा। आई बात समझ में? और जितनी अपनी बाउंड्रीज एक्सपेंड करेगा उससे उसकी शक्ति जो है पता चलती है। अब चाइना भी अपनी शक्ति दिखाना चाह रहा है, इसलिए तो तिब्बत जो है वो भी मेरा है, हांगकांग है वो भी मेरा है, सब कुछ मेरा ही है, अरुणाचल प्रदेश है वो भी मेरा है, चिकन नेक है वो भी मेरा है। तो दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना? ठीक है। इसके बाद में रेड जेल ने क्या बोला कि सुपीरियर रेशंस जो है वो इंफीरियर रेशंस पर राज करते हैं। ठीक है। श्रेष्ठ राष्ट्रों का
कमजोर राष्ट्रों पर शासन करना एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो बाद में अत्यंत विवादास्पद बन गया। भाई इन्होंने ऐसे बोला कि अगर कोई श्रेष्ठ, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेट है और वो कमजोर स्टेट पर अगर राज कर रहा है तो नॉर्मल है, नेचुरल, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि किसके बिलीवर थे? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के। इन्होंने बोला कि जो फिट है, जो सबसे स्ट्रांग है, वही राज करेगा। तो इन्होंने ये भी बोल दिया कि जो राज्य स्ट्रांग है वो अगर कमजोर को पकड़ रहा है, अपने पास लेकर के आ रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है, तो ये भी सही है। लेकिन सोच के देखो, अगर चाइना श्रीलंका को अपने अंडर ले रहा है तो ये सही है क्या? नहीं है ना, गलत है ना ये तो, अगर उस पर कब्जा कर रहा है तो इसलिए बाद में जाकर के इस बात की वजह से इनकी थोड़ी आलोचना जो है वो भी होती है, इनको थोड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है कि ऐसे कैसे होता है, सबका अपना अस्तित्व है। अगर कोई ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जानवर है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को मार दिया तो छोटे जानवर की जान नहीं थी क्या, उसको वो क्या जीव नहीं था क्या? इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आते हैं। लेवेंथ्रम की अवधारणा को बाद में नाजी जर्मनी द्वारा 1930 के दशक में क्षेत्रीय विस्तार को सही ठहराने के लिए दुरुपयोग किया गया। फिर जर्मनी में जब नाजिज्म आ जाता है तो काफी, फिर आगे जाकर के जर्मनी की दशा जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो जो नाजी लोग थे, इन्होंने क्या किया, जो आसपास के स्टेट थे वहां युद्ध लड़े, वहां के राजाओं को हराया और उनको अपने अंडर ले लिया। और इन्होंने फिर ये बोला कि लेवेंथ्रम जो हम तो ये कर रहे हैं, क्षेत्रीय विस्तार कर रहे हैं हम, तो रेड जेल ने कहा है, तो उस चीज का इन्होंने क्या करा, मिस यूज करा। क्योंकि वो फिर एक लेवल तक ही ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ड्रैगन की तरह जो आसपास के पूरे लोग हैं, देश हैं छोटे छोटे, उन सबको खा जाओ, वो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे चल करके हम देखते हैं कि क्योंकि जर्मनी इतना ज्यादा डिक्टेटर हो चुका था, डिक्टेटरशिप इतनी ज्यादा उसके अंदर आ गई थी, इतनी ज्यादा अहंकार आ गया था, और इस लेवेंथ्रम की अवधारणा की वजह से आगे जाकर के कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका भी कारण बनता है। तो अब यहाँ फिर से प्रूव हो गया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी एकजुट है, अलग नहीं है, सेम ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है, रेड जेल ने इसको एक स्वतंत्र अवधारणा के रूप में, एक इंडिपेंडेंट सोच में विकसित किया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन जो नाजी थे ना, उन्होंने उसका गलत यूज कर लिया। अब जैसे इंटरनेट है, इसका उपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। जैसे टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, उस पर आप कुछ अच्छा भी लिख सकते हो, किसी को गाली भी दे सकते हो, ट्रोल भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो वैसे ही इसके अंदर रेड जेल का कोई लेना देना नहीं कि रेड जेल ने ये करवाया। हम ऐसे नहीं कह सकते कि रेड जेल की इस अवधारणा की वजह से जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो वही बात होगी कि महाभारत द्रौपदी की वजह से हुई थी, द्रौपदी की वजह थोड़ी हुई थी, द्रौपदी की वजह से हुई थी, या जो दुर्योधन के कर्म थे उनकी वजह से हुई थी। तो ये वही बात है। तो अगर महाभारत द्रौपदी की वजह से हुई थी तो फिर तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो जर्मनी का वॉर है वो रेड जेल ने लेवेंथ्रम के बारे में बताया और नाजीज ने उसका फायदा उठाया, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा थोड़ी होता है, उसने तो एक अलग कॉन्सेप्ट दिया था, जो नाजी लोग थे उन्होंने उसका दुरुपयोग किया और फिर उस वजह से आउटब्रेक हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। ये अलग बात है, दोनों चीजें। ठीक है, आगे बात समझ में, एंथ्रोपोजोग्राफी के बारे में इन्होंने दिया है। ठीक है, नॉर्मल चीजें हैं ये तो। एलन चर्चिल सैंपल जो है, जो कि इनकी स्टूडेंट थी, उन्होंने इनके बारे में कुछ 2 लाइनें बोली हैं, लिखी हैं, जो कि हमें पढ़ने चाहिए। इन्होंने क्या लिखा है रेड जेल के बारे में, वह अपने कार्य के साथ बढ़े और उनका कार्य और उसकी समस्याएं उनके साथ बढ़ी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है प्रोग्रेस करता है, अपने आइडियाज आइडियोलॉजीज बढ़ती हैं, वैसे वैसे वो विवादों में भी आता है। तो वो विवाद इनके साथ भी आए। उन्होंने चीजों का एक पर्वतीय दृष्टिकोण लिया, अपनी आंखें हमेशा क्षितिज पर रखी और अपनी वैज्ञानिक अवधारणाओं के शानदार विस्तार में कभी कभी निकट के विवरणों को अनदेखा कर दिया। इसमें उनकी महानता और उनकी सीमाएं निहित थी। इन्होंने बोला कि पर्वत की शिखर पर रखी, केवल ऊपर कि ऊपर क्या है, जो अच्छा है वो देखा, जिसकी लिमिटेशंस है, नीचे क्या है, छोटी छोटी चीजें कभी कभी इनसे इग्नोर हो गई। तो हम, कोई भी इंसान या कोई भी थ्योरी, कोई मॉडल, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, 100% कभी भी कुछ भी सही नहीं हो सकता है। लेकिन हम इन चीजों की वजह से ये नहीं कह सकते हैं कि एक दो कमी है तो रेड जेल जो है वो कहीं से कम थे या उन्होंने सही काम नहीं किया, सही योगदान नहीं रहा। नहीं, ये सैंपल ने इनके बारे में लिखा है ओवरऑल, क्योंकि इनकी स्टूडेंट थी, वो इनसे बहुत प्रभावित थी, इनके जो कृति है, इनका जो काम है, इन्होंने पढ़ा है, इनसे इनफैक्ट वो पढ़ी है, तो इनके बारे में इन्होंने लिखा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें
तो रेड जेल नो डाउट, विदाउट अ डाउट एक महानतम, एक महान भूगोलवेता रहे हैं, जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गए हैं, केवल जर्मनी के नहीं, ऑल ओवर इंडिया के। और जैसे कि मैंने बताया है आपको कि फाउंडर और फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को, मानव भूगोल को अलग से एक ब्रांच के रूप में, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के रूप में इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है। कुछ कुछ भूगोलवेता इतने महान होते हैं कि इतना डिटेल के में उनके बारे में पढ़ना बनता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, बता दो फटाफट से मुझे। कुछ भी पूछना है किसी को, सबको समझ में आया, अच्छी लगी आपको क्लास या नहीं लगी, कुछ तो बोलो। समझ में आया, नहीं आया, अच्छा लगा पढ़ के, नहीं लगा? कोई दुख दर्द, कोई परेशानी? क्लास इंटरेस्टिंग है ना? यस, इसीलिए मैंने बोला था कि ज्योग्राफिकल थॉट से जो है सब बच्चे इतना भागते हैं, पर ज्योग्राफिकल थॉट अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि कहानी की तरह पढ़ सकते हो आप इसको बहुत अच्छे से। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी की अप्रोच से आप ज्योग्राफिकल थॉट को कभी नहीं पढ़ सकते, इसकी अप्रोच ही बहुत अलग रखनी होगी आपको। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल बाकी की चीजें जो हैं वो हम कल करेंगे। कल हमारा अब जर्मन में ज्यादा बचे नहीं है, जर्मन जो है वो हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हम फ्रेंच शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको पढ़ना है, कोई भी डाउट है